बेटा ये आज का फर्स्ट पॉइंट था। आज का मेन पॉइंट क्या था स्टार्टिंग का? एल इंटू एल, एल स्क्र, एल बाय एल, एल की पावर 0, एल प्लस एल, एल, एल माइनस एल, एल। बच्चे यहाँ गलती करते हैं हमेशा। एल प्लस एल को 2L ले लेते हैं और एल माइनस एल को 0। नहीं, डायमेंशन में ऐसा नहीं होता। आप किसी लेंथ में से किसी लेंथ को माइनस कर दो, इस लेंथ को माइनस कर दो, तो इतनी लेंथ बच जाएगी ना। यस सर। है तो लेंथ ही। अगर आप बराबर Yes. अगर आप बराबर की भी दो लेंथ लोगे तो भी आप क्या लिखोगे? 0 मीटर। मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एंड डायमेंशन क्या होंगे? डायमेंशन क्या होंगे बेटा? इस तरह से अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अभी मैं लिख रहा हूं आपके सामने, देखते हैं कौन सही से आंसर देगा। अगर मेरे पास L1 T-1 किसके डायमेंशन होते हैं? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी के। L1 T-1 को ऐड कर दूं तो क्या लिखूंगा? L1 T L1 T minus 1. T minus 1। L1 T minus 1. और अगर माइनस कर दूं तो सर ये L1 L1 T minus 1. ये वाले डायमेंशन बताओ किसके हैं? किसके हैं डायमेंशन? ये force. Force. फोर्स के नहीं है, सोच के देखो। The pressure. प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन नहीं। किसके डायमेंशन है? प्रेशर। Press. ये डायमेंशन किसके हैं बेटा? प्रेशर के। प्रेशर के अलावा किसी और के भी हैं क्या? स्ट्रेस के। Stress. Press. प्रेस। स्ट्रेस के। शाबाश। तो ये डायमेंशन प्रेशर के और स्ट्रेस के हैं। और भी किसी के हैं क्या? तो आज का पहला डायमेंशन नोट करो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन बताएगा? किसको मालूम है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका एक और नाम है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये याद रखना आपने, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेन के डायमेंशन क्या थे? Dimensionless quantity. डायमेंशनलेस। और स्ट्रेस के क्या थे? M1 M1 L1 T L1 minus L1 T minus. नीचे कोई डायमेंशन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो इसके डायमेंशन भी क्या हो गए? वही हो गए ना जो प्रेशर के थे और जो प्रेशर वाले हो गए। तो प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता क्या है वैसे? आप जनरल वर्ड पढ़ते हो ना, इलास्टिक बॉडी क्या होती है? रबड़ इज इलास्टिक। जैसे कोई बॉडी है, उसको अगर मैं खींच के लंबा करके छोड़ दूं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन कर लेगी। ये एक बॉडी थी, इस पे मैंने फोर्स लगाई, इसकी लेंथ बढ़ गई, उसके बाद मैंने फोर्स को छोड़ा तो ये वापस अपने, जैसे रबड़, रबड़ का एग्जांपल है। आप रबड़ को खींच के छोड़ोगे तो क्या होगा? वापस आ जाएगी ना। वापस. बॉडी को इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। अगर ये वापस ना आए तो उसको प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। तो इलास्टिक और प्लास्टिक ये दो टर्म्स आगे आएंगी, चैप्टर आएगा आपको इलास्टिसिटी, वहां डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो आपके पास क्या ग्रुप बन गया? प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन सब के डायमेंशन क्या है? M1 L-1 T-1। सबके यूनिट सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और
पास्कल, या हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, पास्कल। ये वाला नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. रब कर दो इसको। Yes. -2 नहीं आएगा, T-2 नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है? -1 लिखा है। सही कर लो, मैं दोबारा लिखता हूँ। देखो एक ग्रुप बनाते हैं अपन कुछ क्वांटिटीज का, स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं, वो भी इस ग्रुप में ले लेंगे। यंग्स मॉडुलस, कई जगह पे आएगा आपको यंग्स मॉडुलस, वाई से डिनोट करेंगे। कई जगह पे वर्ड आएगा बल्क मॉडुलस, के से डिनोट करते हैं इसको। और एक वर्ड आएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इन सबको मैं अलग अलग क्वांटिटीज मानकर इनका एक ग्रुप बना रहा हूँ। इवन इस टाइप्स को भी मैंने 4, 5 और 6 कर दिया। ये जो 6 क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, ये सब वो क्वांटिटीज है जो एक ही फैमिली के अंदर आ गई और इनके डायमेंशन भी सेम है और -2 और यूनिट भी सेम है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लास्ट ईयर नीट एग्जाम के अंदर, लास्ट ईयर की बात ही कर रहा हूँ, बल्क मॉडुलस के डायमेंशन पूछ ली। अब हो सकता है कि हमें बल्क मॉडुलस के डायमेंशन सीधे ना याद हो, बट हमें एक फैमिली याद आ जाएगी कि बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर, स्ट्रेस एक ही फैमिली के मेंबर है। तो किसी के भी डायमेंशन आते होंगे तो फिर आप इसके लिख दोगे। मोस्टली हमें प्रेशर के याद होते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। अगर फोर्स के भूल जाओ, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बाय एरिया। अब आप डायमेंशन पुट कर दो, ये आ जाएगा। तो आप डायमेंशन निकाल भी सकते हो, आपको सीधे याद भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास एक नहीं, आज ये 3 भी उसी में डालो, 2, 3 और 4। ये और डायमेंशन मैंने आपको बता दिए। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इवन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, इन सब के डायमेंशन एक ही होंगे। तो आपको आसान हो जाएगा डायमेंशन को याद करना। इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? सर Yes, sir. आशी, आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अभी मैं बाई नेम पूछता रहूंगा आपसे, जितने के बच्चे सामने आ रहे हैं। नूर, आप समझ रहे हो बेटा? नूर, मुस्कान मोंगा? Yes, sir. ओके बेटा, आगे नोट करो। नेक्स्ट डायमेंशन नोट करो सब बच्चे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट को मैं इतना लिख दूंगा COEF, ऑफ विस्कोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ये 2-3 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। इसका सिंबल होगा ये। इस सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा? ईटा। Eta. ईटा, शाबाश। जैसे एन लिखते हैं ना, एन थोड़ा लंबा कर दो, इसका नाम है ईटा। ऐसे बहुत सारे सिंबल आएंगे। इसका नाम है बीटा, इसका नाम है जीटा, ईटा, बीटा, जीटा, थीटा। जब यूज होंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। अभी मैंने इस सिंबल को लिया है,
एन जैसे लिखते हैं, एन, इसको लंबा ले जाओ, सिंबल का नाम तो है ईटा, तो हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करेंगे, ईटा से। अब होता क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन। जैसे मैं ये लिखता हूं हनी, शहद, इज मोर विस्कस देन वाटर। एग्री करते हो आप? सर Yes, sir. हनी से Yes, sir. हनी ज्यादा विस्कस है, हम वर्ड क्या यूज करेंगे? विस्कस। विस्कस का मतलब हनी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से ज्यादा हो। इसका मतलब ये, हनी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि होता क्या है? देखो ये पानी की लेयर है, एक बार समझ लो, ये पानी की लेयर्स है। ऐसे पानी अपनी लेयर्स में चलते हैं, लेयर्स। और भी है, मैंने कुछ बनाई है, बीच में भी है, गैप नहीं होता कोई भी, लेयर्स ही लेयर्स होती हैं। तो हर लेयर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। Attract. एक लेयर के मॉलिक्यूल दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। चलो आप ऐसे समझ लो, जैसे दो लोग हैं, उनके हाथों को हमने बांध दिया, उनके हाथों को हमने किसी चीज से बांध दिया, एक हाथ। इससे मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, आप ही बताना। दोनों चलने लग गए, दोनों की स्पीड सेम है, तो क्या इससे कोई रुकावट आएगी? No, sir. No, sir. नहीं आएगी। अब इसने ना अपनी स्पीड बढ़ा दी, इसकी उतनी है, अब बताओ Yes, sir. Yes, sir. Sir, आएगी. तो क्या होगा? जो फास्ट है वो इसको खींचने की कोशिश करेगा, और जो स्लो है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो एक फोर्स आ गई जिसको हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। आ गई ना अपोजिंग फोर्स? एग्री करते हो मेरी Yes, इस sir. बात से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली जब लेयर को मैं ऐसे दिखाता हूँ, लेयर का 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये लेयर्स है। सिमिलरली अगर एक लेयर की वेलोसिटी 5 हो और दूसरी की 2 हो, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल के बीच में, ये क्या करेंगी? रोकने की कोशिश करेंगी, Yes, sir. करेंगे Sir. ना? तो एक फोर्स आएगी इनके बीच में, इस फोर्स को बोलते हैं विस्कस Viscous. फोर्स। ध्यान से समझो, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। जैसे फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स है ना। जब आप चलते हो, जब आप ग्राउंड पे किसी चीज को चलाते हो, तो ग्राउंड के साथ एक फोर्स आता है जो उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली जब एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर आप मूव करवाते हो, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण एक अपोजिंग फोर्स आएगी, जिसको कौन सी फोर्स कहेंगे? बोलो। विस्कस फोर्स। Viscous force. जब Viscous हमने force. इसको स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किए, तो हमें ये पता चला कि ये विस्कस फोर्स एक तो एरिया पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द लेयर, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एरिया ऑफ द लेयर, एक तो ये इस एरिया पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स हमें मिली एक्सपेरिमेंटली। उसका रीजन ये है, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल थे, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन थी। ऐसे ये नीचे वाली का एरिया ले लो, तो जो कॉमन एरिया होगा ना दोनों का, वो आपका ए होगा। एक तो ये डिपेंड करती है एरिया पे, दूसरा ये डिपेंड करती है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। मैंने कल ही बताया था आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी बाय लेंथ या वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir.
तो विस्कस फोर्स दो फैक्टर पे डिपेंड की, एरिया, वेलोसिटी, ग्रेडियंट, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे ना तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट आ जाता है जिसको मुझे निकालना है। दिस कोफिशिएंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो यहाँ आया ना, जब भी आप कोई प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं कोई ना कोई वैल्यू आती है कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट ही है एक लिक्विड के लिए। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या आप सब लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन बना सकते हैं? आप इनकी हेल्प Yes, sir. बनाओ और बताओ। M1L minus 1 T minus 1. M1L minus Yes, sir. 1 T minus 1. बना लो सब लोग। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं M1L minus यही 1 है, T M1 minus 1. minus 1. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन। सब लोग बोलो आंसर। M1L minus 1 T minus 1. बिल्कुल सही है, M1L1 T minus 1. बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो कैसे बनाने होते हैं डायमेंशन। जब आपको फॉर्मूला याद हो गया या फॉर्मूला पता चल गया तो विस्कोसिटी को इधर कर लो, फोर्स इनटू एल डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। ऐसे ही होगा ना बेटा, यहाँ देखो नीचे। अब फोर्स के डायमेंशन M1 L1 T minus 2, लेंथ के L1, एरिया के L2, वेलोसिटी के L1 T minus 1। इसमें से कुछ कटता है, L1 L2 से कट गए, एक M1 रह गया, एक नीचे वाला L ऊपर जाएगा L minus 1, और ये भी एक पावर कैंसिल होगी T minus 1। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ईशा Yes. समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. ओके। अब ना मैं आपको एक और इजी बताता हूँ। ये जो आपने अभी पढ़ा है ये बहुत ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल में। हर बार इसको निकालने से बेटर है, तीनों वन है, देखो तीनों वन, दो प्लस के, एक प्लस का, दो माइनस के। इसको ऐसे ध्यान रखें क्योंकि इसने बहुत बार यूज होना है, बहुत बार न्यूमेरिकल में। 80% न्यूमेरिकल में यूज होगा। मैं जितने भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 80% में यूज होगा। तो हर बार इसको याद करना, ऐसे से निकालना इतना इजी नहीं है बार बार करना। तो बेटर क्या है, तीनों वन, एक प्लस का, दो माइनस के, तीनों वन आप याद कर सकते हो। तो इसको आप याद कर लेना, हेल्प रहेगी आपकी। ओके, आगे आप लिखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। शायद आपने 9th में या 10th में, याद नहीं है मुझे क्योंकि मैंने कभी 9th 10th ली नहीं, लेकिन शायद आपने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वो यहाँ से बना लो, न्यूटन आर स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में ले जाओ, जी के डायमेंशन भी तो बनाने ही है, एफ इंटू आर स्क्वायर, दोनों मास नीचे। अब देखना फोर्स के क्या होते हैं, दोनों मास है तो m2 मिलके क्या हो गया m-1 L³ T-2। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। m-1, अब सारे तो याद नहीं होंगे, सारे याद नहीं होंगे, सारे तो फिर आपको निकालने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला याद होगा तो आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के निकाल ले।
ओके, इतना सबको समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. चलो आज का हम न्यूमेरिकल सेक्शन देखें। फर्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट, 3 एप्लीकेशन है बेटा इसकी, 3। उसमें पहली एप्लीकेशन डायमेंशन कंप्लीट नहीं हुए हैं, चलते रहेंगे नेक्स्ट वीक भी। संडे को क्लास नहीं होगी, कल कंपटीशन ही होगा, तो डायमेंशन की क्लास मंडे को रहेगी सेम टाइम पे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट एप्लीकेशन करवा रहा हूं, चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस। कोई फॉर्मूला दिया होगा आपको और आपको चेक करना होगा क्या वो फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। उसके लिए सिर्फ इतना ही करना है, जैसे मान लो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, F इजिकल टू mv²/r। ये मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया और हमें ये चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है या नहीं। हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड लेंगे। अगर तो दोनों इक्वल आ गए तो हम लिखेंगे करेक्ट, अगर नहीं आए तो हम लिखेंगे इनकरेक्ट। तो लेफ्ट साइड में कौन है बेटा, फोर्स। ये दिया होगा F4 फोर्स, फोर्स के तो सबको याद हो ही गए होंगे अब तक। Yes. M1 L1 T-2। राइट साइड में कौन है आपके पास, M4 मास, V वेलोसिटी, R रेडियस, ऐसा गिवन होगा। उसके बाद आप चेक करोगे M1, इसका स्क्वायर कर दो, L2 T-2, नीचे L1, एक L1 से एक L1 जाएगा, क्या बनेगा देखो, बनेगा M1 L1 T-2। तो क्या लेफ्ट साइड के और राइट साइड के डायमेंशन सेम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is correct. Hence the question given is correct. सर Yes. सर एक बार दोबारा बता दो, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं। जब भी कोई फॉर्मूला दिया हो ना, आपने लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन देखने और राइट हैंड साइड के देखने। लेफ्ट साइड में फोर्स था तो ये आपको पता ही है फोर्स का, राइट साइड में वो लिखा होगा M4 मास, मास के लिए मैंने डायमेंशन पुट कर दिया, V स्पीड या वेलोसिटी, उसका स्क्वायर है तो मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया। R रेडियस, रेडियस के लिए L1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया। अगर दोनों डायमेंशन सेम आते हैं तो गिवन रिलेशन इज करेक्ट, अगर सेम नहीं आते हैं तो इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। चले बेटा आगे, या इसको दोबारा से करना है? नहीं सर, हो आगे गया। ओके, अब आप लोग करोगे, Yes, आप लोग ना इस क्वेश्चन को चेक करो। yes, sir. बेटा आवाज कट के आ रही है, जिसकी भी आ रही है चैट पे लिख दो, कोई डाउट हो। इसको चेक करना है आपने, करेक्ट है या रॉन्ग है। टी है यहाँ टाइम, L is length, G is acceleration due to gravity। एक्सेलेरेशन सिंपल हो चाहे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, डायमेंशन वही होते हैं सेम। और पाई 2 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते, कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते, चाहे कोई नंबर हो चाहे 2 पाई हो, इट हैज नो डायमेंशन। अब आप चेक करो क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, सिर्फ T1, राइट हैंड साइड में चेक करो, मैच करते जाओ। Correct equation है.
करेक्ट है रॉन्ग है? करेक्ट है। करेक्ट है। देखो अंडर सही है। अंडर रूट को साथ लेके चलना है, लेकिन कांस्टेंट को नहीं लेना। ये L1 से L1 कट जाएगा, ये बनेगा T2, लेकिन ऊपर रूट है तो क्या बन गया T1, ये भी T1, ये भी T1, हेंस इट इज, बोलो करेक्ट। 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 सर एक बार फिर से बता दो, नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा देखो। एक ही चीज बता रहा हूं मैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल करना है, मतलब कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड में सिर्फ टाइम था, उसके डायमेंशन क्या आ गए बेटा T1। राइट हैंड साइड में एक तो 2 पाई था, इसको छोड़ दो, इसके डायमेंशन नहीं होते। अंडर रूट में L4 लेंथ है और लेंथ के डायमेंशन भी L1 है। G इज एक्सेलरेशन, चाहे कोई भी एक्सेलरेशन हो, L1 T माइनस 2, ये L1 से कट गया, बचा क्या T2 का रूट T1। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल आ गए, हेंस इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करते हैं, क्लियर हो जाए। इसका बताओ सब लोग, आप लोग करना। V इज रेट ऑफ फ्लो, ये आपको नहीं पता, आप लोग नोट कर लो। वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम होता है रेट ऑफ फ्लो। इसके डायमेंशन भी नोट कर लेना, रेट ऑफ फ्लो। यहाँ पर जो V है ना इस फॉर्मूले में, वो रेट ऑफ फ्लो है। रेट ऑफ फ्लो के होते हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के केस में आता है लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो इसके क्या बने L3T माइनस 1। अब P फॉर प्रेशर, अब आपने आप पुट करना, ये न्यूमेरिकल तभी होंगे जब आपको डायमेंशन आते होंगे। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखते हैं कितने बच्चों का ठीक होगा। सर पाई बाई 8 कांस्टेंट है। पाई बाय 8 कांस्टेंट है। L4 लेंथ, चेक करो, 2 मिनट का टाइम है। जिसका सबसे पहले हो अपना वीडियो ऑन करे और मुझे कॉपी पे दिखा दे कैसे किए। सर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, करेक्ट इक्वेशन है सर। चेक कर लो अच्छे से। यस सर, इनकरेक्ट है। सर इनकरेक्ट। यस सर इनकरेक्ट ही है। मेरे को ये करेक्ट लग रहा है, एक बार दोबारा देख लो। सर करेक्ट है। सर इनकरेक्ट। चलो कर लो सब लोग, देखते हैं किसका ठीक है। यस सर, करेक्ट है। करेक्ट इक्वेशन है सर। देखिए रेट ऑफ फ्लो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ, रेट एंड फ्लो के डायमेंशन मैंने आपको बताई दी है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में एक तो प्रेशर है M1 L माइनस 1 T माइनस 2, दूसरा रेडियस है करेक्ट है सर। M4। करेक्ट है। करेक्ट है। अभी देख लेते हैं M1 L माइनस 1 T माइनस 1 L1,
यहां तक किसी को पूछना है? अब तो कैलकुलेशन है, देखो m से m गया, l-1 से l-1 गया, एक l सर करेक्ट है। ये कट गया तो l क्यूब बचा, t-1 से t-2 जाएगा तो t-1 बचेगा, तो राइट साइड में भी क्या आ गया, l क्यूब t-1। अब बोलो करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है। करेक्ट। सर करेक्ट है। करेक्ट है। किसी को प्रॉब्लम बेटा इसमें? एनीबॉडी? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, करते जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आएंगे। नेक्स्ट लिखो। कुहू शर्मा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। शाबाश, इसका करो। अब आपका सबका सही होना चाहिए। एफ फोर्स ये 6 पाई कांस्टेंट है, ये आपको बताइए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस, वेलोसिटी, ऐसा गिवन होगा आपको न्यूमेरिकल में भी, इनके बारे में बताया जाएगा। चेक करो करेक्ट है या रॉन्ग है। करेक्ट है सर। क्या नाम है? करेक्ट है सर। करेक्ट है सर। नाम बोलो। करेक्ट है, सही है। सर विकास। आशी। आशीष, दिया। सर कनिका। रिया, दिया। वानी। रानी, दिया। दिया, करेक्ट सर है सर। पिंकी। पिंकी, 1 2 3 4 5 6 सर 7। टीशा। ईशा, सर भव्य करेक्ट। हाँ बेटा, कुहू। 9 हो गए। सर वंशिका। वंशिका, सर हर्षिता। हर्षिता 11, सर कुहू। रिया। यशिका, रिया, और मुस्कान। कुहू। हाँ यस सर। ओके, तो बेटा ये करेक्ट था। क्योंकि क्यों करेक्ट था? क्योंकि फोर्स के कितने होते हैं राइट साइड में? ईटा, ईटा के तो अब याद हो गए होंगे, देखो तीनों 1, तो एक प्लस का, 2 माइनस के। रेडियस L1, वेलोसिटी L1 t-1, L-1 से L1 जाएगा तो ये क्या बनेगा, M1 L1 t-2, M1 L1 t-2, दोनों सेम है, हेंस इट इज करेक्ट। यहाँ से आपने आज क्या सीख लिया? हाउ टू चेक द करेक्टनेस, हाउ टू चेक द करेक्टनेस। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि v वेलोसिटी है या रेट ऑफ? बेटा, सर वो हमें वो कैसे क्वेश्चन, पता चलेगा कि v वेलोसिटी है? ओके ओके, हमें नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा, हमें नहीं पता चलेगा ऐसे, बट क्वेश्चन में लिखा होगा v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस, ऐसा आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। और जब वो रेट ऑफ फ्लो होगा, पहली बात वो कैपिटल V होगा, उसका कंफ्यूजन वॉल्यूम से तो हो सकता है कि ये वॉल्यूम है या रेट ऑफ फ्लो है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें लिखा होगा कि इस क्वेश्चन में V को वो क्या ले रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ओके, जैसे इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, देखो स्टेटमेंट ऐसे आएगी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी of mass m moving with
speed v is given as काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे दो। अब इसमें पता चलेगा ना m क्या है v क्या है। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। इस रिलेशन की करेक्टनेस चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है ना, एनर्जी चाहे कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे किसी भी तरह की एनर्जी हो, उसके डायमेंशन वही रहेंगे, m1 L2 T माइनस। सर राइट करेक्ट है। साइड में हाफ तो कांस्टेंट है, मास के क्या होंगे m1, m1 वेलोसिटी के क्या होते हैं l1 t minus 1 फिर इसका स्क्वायर कर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा। m1 l square t minus 2। क्या ये मैच कर रहे हैं क्या। यस Yes, सर। sir. Yes, Your sir. relation is correct। ऐसा नहीं कि सारे करेक्ट ही होंगे, मैं आपको करेक्ट दे रहा हूँ आज, लेकिन न्यूमेरिकल इनकरेक्ट भी हो सकता है, तो उसका अगर इनकरेक्ट है तो आप लिखोगे इनकरेक्ट, करेक्ट है तो आप लिखोगे करेक्ट, उसी के मार्क्स है आप। चलो एक और करो, ये देखते हैं किसका होगा। आप लोग काइनामेटिक्स में ये इक्वेशंस पढ़ते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s। चेक द करेक्टनेस। v और u तो जानते हो ना, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। आपको चेक करना है क्या ये रिलेशन करेक्ट है। सर करेक्ट है। करेक्ट है। Yes, sir, करेक्ट है सर। यस Yes, sir. देखिए ये रिलेशन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, आप इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो देख लो। लेफ्ट हैंड साइड v के डायमेंशन, u के डायमेंशन। मैंने कहा था जब दो सेम को माइनस करते हो तो उनके डायमेंशन सेम ही रह जाते हैं, यही बताया था। यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या हो गए L2 l square T t माइनस। minus 2। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। यस सर। यस Yes, सर। अब sir. राइट हैंड साइड, इसमें 2 तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट को छोड़ दो। एक्सेलरेशन के कितने होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के कितने होते हैं L। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence the given relation is correct। क्या सबको चेक द एक्यूरेसी आ गया। यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, एक प्रिंसिपल लिखो सब बच्चे, इसी से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी HOMO जेनेटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ये कहता है, इट स्टेट्स दैट, प्रिंसिपल हमेशा ऐसे स्टार्ट करना हो स्टेटमेंट से। इट स्टेट्स दैट एनी फिजिकल रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटी
या फिजिकल फॉर्मूला और रिलेशन is dimensionally correct if dimensions on the left hand side of the relation are equal to the dimension on right hand side of the relation। मतलब जो फॉर्मूला अभी आप ड्राइव कर रहे थे उसी का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसकी स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आती है तो आपने लिखना है इट स्टेट्स दैट एनी फिजिकल फॉर्मूला और रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। साथ साथ बोल रहा हूँ मैं, हैंड राइटिंग तो ऐसी सी आ रही है मेरी। इफ डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड of the given relation are equal to the dimensions on the right hand side of the relation, तभी आप उसको करेक्ट कहेंगे, नहीं तो आप उसको करेक्ट नहीं कहेंगे। इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट आपसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. श्योर है ये? ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। बेटा आज थ्योरी क्लास नहीं है, ध्यान रखना, आज सिर्फ कंपटीशन क्लास है। जो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं वो भी जिन्होंने वेक्टर के पहले 3 लेक्चर लगा लिए, 1 2 3 लेक्चर हो गए, आज 4th और 5th लेक्चर होगा। तो आज 4th होगा, कल 5th होगा। जिस बच्चे को कंपटीशन करना है इस नए बच्चों में से, तो वो पहले इन 3-4 लेक्चर को वॉच करेंगे, मुझे बता देंगे, फिर वो उस लेक्चर में आप आना। आज जो थ्योरी वाला टाइम था 2 to 3, काइनामेटिक्स की क्लास नहीं है आज कंपटीशन की क्लास रहेगी। तो सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चे कनेक्ट करना, और जो कंपटीशन के लिए विलिंग है नया बच्चा, वो पहले मेरे से बात करेगा, सो दैट कि मैं उसको बेसिक्स के लेक्चर भेज दूं, फिर वो नेक्स्ट वीक से उसमें कम्युनिकेट कर पाएगा। चलो कुछ डायमेंशंस और ले लो लास्ट जाते जाते, और फिर आपका एक पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, विच इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो 10 मिनट में क्लास वर्क करूँगा। ओके, अब ना जो मैं आपको डायमेंशन नोट करवा रहा हूँ वो है एंगुलर रोटेशनल मोशन की। उसको आप हेडिंग बना लो, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी रोटेट करती है, या सर्कुलर मोशन भी कह सकते हो आप कुछ हद तक, एंड सर्कुलर कर लो। जैसे एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, अर्थ भी घूमती है ना सन के चारों तरफ। अब ये सेंटर है इसका, ये वो बॉडी है, ये वो बॉडी है जो सर्कल में घूम रही है। इसको ग्रीन कलर देंगे, ये वो बॉडी। अब ये बॉडी यहां से चली, यहां पहुंच, किसी टाइम में, टी टाइम में, मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, टी। तो इसका रेडियस वेक्टर
पहले इधर था, अब इधर हो गया। तो जब ये बॉडी मूव की ना, इसने सेंटर पे एक एंगल बनाया, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये प्लेन एंगल ही। ये क्या है? प्लेन एंगल। बता सकते हैं इसके डायमेंशन क्या होंगे? कल ही बताया था मैंने, एंगल क्या होता है? आर्क और रेडियस। बेटा पिछले लेक्चर का सारा याद रखो आप। मैं लिख सकता हूँ इसके कोई डायमेंशन नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते। क्या इसके यूनिट होंगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Radian. radian. तो ये फर्स्ट एंगुलर रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. दूसरा लिखो आप, एंगुलर वेलोसिटी। एंगल वर्ड आएगा, देखो एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। W नहीं होता, वैसे तो ये ओमेगा होता है। आप W कह दो, लेकिन W नहीं है ये इंग्लिश का लेटर ही नहीं है। एक्चुअली ये लेटर ऐसे लिखा जाता है, ओमेगा। या आप इन जो शॉर्ट इसको ऐसे लिख दो। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जैसे सिंपल वेलोसिटी नहीं होती। सिंपल वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की जगह पे क्या आ गया? एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके डायमेंशन क्या होंगे? T-1. और यूनिट रेडियन पर सेकेंड। यूनिट रेडियन। radian per second. तीसरा लिखो, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा। सिंबल है अल्फा। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगल बाय टाइम। एंगल बाय टी स्क्वायर, m0 l0 t-2 ब्रैकेट ये वाली दोनों होती है स्क्वायर। यूनिट रेडियन पर सेकेंड। यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक कुछ पूछना हो किसी को? No, sir. No, मिल गए आज? थोड़े से डायमेंशन ज्यादा इसलिए करवा रहा हूँ कि कल संडे है, बैठ के रिवाइज कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसको L से डिनोट करते हैं, वेक्टर है। ये सारे वेक्टर हैं, थीटा भी, ओमेगा भी, ये भी, और L वेक्टर एंगुलर मोमेंटम, इसको भी L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है सिंपल मोमेंटम के साथ रेडियस का प्रोडक्ट। जैसे यहाँ एक बॉडी है, वो इसके चारों तरफ चक्कर काटती है, इस एक्सिस के चारों तरफ। ये एक्सिस है, तो ये इसका रेडियस होगा। अब इसका कोई मास तो होगा, कोई स्पीड भी होगी, तो मोमेंटम कितना होता है? mv। m एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? mvr, मतलब उसकी वैल्यू। यहाँ से डायमेंशन बनाना क्या बनते हैं? ML2T-1. m1 l2 t माइनस m1 l2
t माइनस 1, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन है m1 L2 t माइनस 1। पांचवा डायमेंशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया समझते हो, मास को बोलते हैं। आपने इनर्शिया पढ़ा हुआ 9th में, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन नहीं बदलती। जैसे ये एक बॉडी है, ये इसके चारों तरफ घूम रही है। हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं ना, या सर्कुलर मोशन, तो ये सर्कल तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर जैसे ये वाला ये बना हुआ, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला याद करना है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम मास। एम के डायमेंशन पता ही है आपको, m1 L2 tj। इसके डायमेंशन क्या बनेंगे, m1 L2 t0। कर लिया नोट सबने? यस सर। आज का लास्ट डायमेंशन। यस सर ये भी वेक्टर है। सर ये भी, ये वेक्टर नहीं है बेटा, सर ये भी वेक्टर है। ये वेक्टर नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखो, रोटेशनल मोशन में 6 वेरिएबल आपने पढ़ने होते। एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये भी बताना है मैंने, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें ये 5 वेक्टर है। ये वेक्टर है, ये ना तो वेक्टर है ना स्केलर है। इसको बोलते हैं टेंसर। फिजिकल क्वांटिटीज या तो वेक्टर होंगी, वेक्टर वो होंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, या स्केलर होगी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, या तीसरी भी एक टाइप है टेंसर, जो ना तो वेक्टर को प्रॉपरली ओबे कर रही है ना ही स्केलर को कर रही है। मतलब इसकी डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू अलग अलग होगी। वेक्टर वो होता है जिसकी एक डायरेक्शन हो, इसकी अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू अलग होगी। तो ना तो ये स्केलर आ रहा है ना वेक्टर, उसको हम बोलते हैं टेंसर। टेंशन नहीं, टेंसर। तो ये इकलौती क्वांटिटी आई है अभी तक, एक ही पढ़ेंगे हम +1 +2 में, वो यही है, which is neither scalar nor vector. It is called movement of inertia. Dimension m1 L2 t0। क्योंकि इसकी वैल्यू जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, +1 में ही आएगा रोटेशनल मोशन, तब आपको क्लियर होगा इसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। तो ऐसी प्रॉपर्टी ना तो वेक्टर की है ना ही स्केलर की है, तो फिर हमने थर्ड कैटेगरी में डाल दिया इसको, टेंसर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, इट इज व्हाट, बोलो? टेंसर। इसमें एक क्वांटिटी Tensor, रहेगी लास्ट डिस्कस tensor। करने वाली, वो है टॉर्क। टॉर्क रहेगा, तो टॉर्क और ले लो, आप समझ लो टॉर्क। एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरह, यहां से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे मैंने एक फोर्स लगाई F। तो इस बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, घूमने की ना। ये बॉडी ऐसे घूमना शुरू कर देगी,
आपके हाथ में अभी पेन होगा, आप पेन को ना एक एक एंड से पकड़ लो, हल्का सा पकड़ना है, टाइट नहीं, एक एंड से पकड़ लो और दूसरे एंड पे फोर्स लगाओ नीचे रख के। इस एंड को मूव नहीं होने देना, आगे पीछे घूम सकता है ये। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, पेन इसके चारों तरफ घूमना शुरू हो जाएगा। होगा ना, होगा। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो जब कोई चीज टर्निंग इफेक्ट लेती है, घूमती है, टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। और मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होगा, वेक्टर है ये, रेडियस जिस सर्कल में घूम रही है इनटू जो फोर्स आप लगा रहे हो, जो फोर्स आप लगा रहे हो इनटू रेडियस। अब आप डायमेंशन बता दो टॉर्क के क्या होंगे। M0 L2 T minus 2. M0 या M1? M1. 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 कुछ याद आया ये M1 डायमेंशन? L2 T minus 2. कुछ याद आया ये डायमेंशन किसके थे? Energy. वर्क। एनर्जी के। अब टॉर्क के भी, तो इसकी एक फैमिली बना लेना, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। आगे बैठाओ, दिस इज ऑल फॉर द डे। Thank you, मंडे sir. को आपका, Thank you, sir. थैंक यू सर। सुन लो, मंडे को आपका अभी तक जितने डायमेंशन करवाए उसका 15 मिनट का टेस्ट होगा, प्लस में 15 मिनट या 30 मिनट का समझ लो, प्लस जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने की है, चेक द करेक्टनेस। अब आपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इसकी, आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक में जाएंगे एस.एल. अरोड़ा में, इंडेक्स से आप डायमेंशन वाला चैप्टर निकाल लेंगे। डायमेंशन के बाद जो पहली एप्लीकेशन होगी एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, चेक द करेक्टनेस। उसकी जो एक्सरसाइज दी होगी उसको आपने ट्राई करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपके ग्रुप में फोटो भेज दूंगा उसकी, बट बुक्स का अरेंजमेंट कर लो। कितने बच्चों के पास बुक है? चलो कोई बात नहीं, इसका अरेंजमेंट कर लो। ठीक है जी, थैंक यू आज के लिए। Thank you, sir. Thank you, sir.